नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और खोज खबर में वक्त है खबर देने का और खबर लेने का। कोरोना वाली जमात यानी तबलीगी जमात के दामन पर जितने दाग है उतने ही कौनते सवाल भी। मौलाना साद कानून से लुका छुपी का खेल खेल रहा है, मगर मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर उसके राजदार और बेटे आ ही गए। आज कई घंटों तक पूछताछ चली। पूछा गया कि विदेशों से पैसे कौन कौन भेजता था और भारी भरकम लेन देन का मकसद क्या होता है, क्योंकि तबलीगी जमात तो दावा करता है कि वो सिर्फ इस्लाम के प्रचार का एक माध्यम पर है। तो क्या पर्दे के पीछे हवाला रैकेट भी एक्टिव हैं? फिलहाल इसकी जांच जारी है। उधर कोरोना कॉल में जमातियों के उत्पात से पूरा देश वाकिफ है। किस तरह कोरोना के कर्मवीरों को निशाना बनाया गया, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना और मौलाना साद के गुनाह को हिंदू मुसलमान करने से बाज नहीं आ रहे। आपको उनके काले कारनामों का काला चिट्ठा दिखाएंगे, सबसे बड़ी बहस को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं अपडेट दिखाऊं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज हमारे खास गेस्ट कौन कौन से हैं। मेरे साथ रमेश शिंदे जी हैं, प्रेसिडेंट हैं हिंदू जन जागृति समिति की, ये हमारे साथ जुड़ेंगे। इलियास शरीफुद्दीन साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये हमारे साथ जुड़ेंगे। मौलाना सईद उल कादरी, प्रेसिडेंट कादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, ये हमारे साथ जुड़ेंगे। बिलाल खान, सोशल एक्टिविस्ट, ये हमारे साथ जुड़ेंगे। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, एक जाने माने इस्लामिक स्कॉलर है, वो जुड़ेंगे। और मेरे साथ नाजनीन अंसारी होंगी, ये नेशनल सदर है मुस्लिम महिला फाउंडेशन की। नए चेहरों को हम लेकर आए हैं क्योंकि बहस देश भर में चल रही है और बहस का दायरा हम और बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हम इस बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखते हैं आज का क्या है अपडेट। कैसे मौलाना साद घिर गए हैं सवालों के चक्रव्यूह में। कोरोना वाली जमात के आका मौलाना साद के मनी लॉन्ड्रिंग कनेक्शन को खंगालते हुए प्रवर्तन निदेशालय की टीम उसके बेटे और उसके रिश्तेदारों तक पहुंच गई। ईडी ने मौलाना साद के रिश्तेदार अब्दुल रहीम और उसके बेटे यूसुफ से पूछताछ की। ईडी ने अब तक शामली में मौलाना साद के फार्म हाउस के कुछ कर्मचारियों समेत करीब 18 से 20 लोगों से पूछताछ की है जो मौलाना के राजदार रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मौलाना साद से पूछताछ करने से पहले प्रवर्तन निदेशालय मरकज के सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी हासिल करना चाहता है और इसीलिए मौलाना साद के 18 के करीब करीबियों से प्रवर्तन निदेशालय अब तक पूछताछ कर चुका है। मौलाना साद के साड़ू और उनके बेटे से जब प्रवर्तन निदेशालय ने करोड़ों के लेन देन के बारे में सवाल किए तब उनके पास जवाब नहीं थे। मौलाना से जुड़े जिन लोगों से पूछताछ हुई उनमें मौलाना साद का सहयोगी, कर्मचारी और रिश्तेदार शामिल हैं। आरोप है कि मौलाना साद मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट चला रहा है। ईडी की पूछताछ खासतौर पर इन बिंदुओं पर थी कि जमात की फंडिंग का सोर्स क्या है और मनी ट्रेल क्या है। ईडी ने मौलाना साद के बेटे यूसुफ से पूछा, पैसा कहां से आता है? इस पर जवाब मिला, ये पैसा मरकज में आने वाले जमाती देते थे, हम किसी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं। अगले सवाल में ईडी ने पूछा, मरकज के अकाउंट और पैसे का हिसाब किताब कौन रखता है? इस पर जवाब मिला, हमारा सीए। ईडी ने अगले सवाल में पूछा कि विदेशों से पैसा भेजने का मकसद क्या था? इस पर साद के बेटे यूसुफ ने टाल मटोल करने की कोशिश की। अगले सवाल में पूछा गया कि पैसों के हिसाब किताब में मौलाना साद का कितना दखल था? इस पर जवाब मिला कि मरकज के अमीर होने से मौलाना साद को सब पता था। यूसुफ से अगले सवाल में पूछा गया कि ज्यादातर पैसा कहां से आता था, कैश का हिसाब कैसे रखते हो? इस पर यूसुफ ने कहा, अलग अलग देशों से जो भी बन पड़ता था वो देता था। मरकज के फाइनेंस से जुड़े सवालों के साथ मौलाना के राजदारों से पूछताछ हो रही है और मुश्किलें मौलाना साद की बढ़ती जा रही हैं। देखिए किस तरह मौलाना साद कानून के चक्रव्यूह में घिरा है। क्राइम ब्रांच को उसकी तलाश है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने शिकंजा कसा है। इन सब के बीच जमात के आतंक कनेक्शन की जांच मल्टी एजेंसी सेंटर यानी मैक की टीमें कर रही हैं। मगर जमात और साद के गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए इलियास शरीफुद्दीन जैसे इस्लामिक स्कॉलर मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं। Modi government failed to have a watertight case or airtight case against the chief of Tablighi Jamaat regarding the coronavirus pandemic and the breaking up of the lockdown and so on. Then they are using another cunning strategy to put Tablighi Jamaat and its president Maulana Saad in money laundering case using ED. That he might have got the money from outside and spent somewhere and so on. Cases has been filed. Thousands of crores the temples and ashrams received. Thousands of crores BJP received through electoral bonds. But no investigation on this. No investigation. But as far as Tablighi Jamaat is concerned, because they are Muslims, reports are going, FIR is filed without any proper investigation and thorough proofs. This is nothing but vilification of Muslims and injustice in Bharat.
ये पहली बार नहीं है जब तबलीगी जमात विवादों के दलदल में हो। इससे पहले टेरर फंडिंग में भी जमात का नाम सामने आया था। तबलीगी जमात से जुड़े मोहम्मद सलमान पर टेरर फंडिंग का आरोप लगा था। हाफिज सईद के फलाह इंसानियत संगठन से फंड लेने का आरोप है। 3 अक्टूबर 2018 को पलवल के एक मस्जिद में एनआईए ने छापेमारी की थी। टेरर फंडिंग मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। जांच में पता चला कि दुबई में रहने वाले एक पाकिस्तानी के संपर्क में था सलमान। जांच एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक निजामुद्दीन के रहने वाले मोहम्मद सलमान ने हरियाणा के पलवल में एक मस्जिद के निर्माण के लिए 70 लाख रुपए दिए थे, जिसकी जांच चल रही है। मगर दुनिया भर में फैले तबलीगी जमात पर चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ था जब विकीलीक्स ने अलकायदा के साथ जमात का नाम जोड़ा था। 17 नवंबर 2011 को हवाला वीजा फर्जीवाड़े पर विकीलीक्स ने खुलासा किया था। तबलीगी जमात के तार अलकायदा से जुड़े होने का विकीलीक्स ने दावा किया था। फंडिंग और वीजा गतिविधियों में जमात के हाथ होने का आरोप लगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि भारत में पैठ बढ़ाने के फिराक में है अलकायदा। मगर अब भी कानून की चौखट पर कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मौलाना साद और उसकी जमात को देना है। तो मेरे साथ बहस को आगे बढ़ाएंगे रमेश शिंदे जी, जो कि प्रेसिडेंट है हिंदू जन जागृति समिति के, इलियास शरीफुद्दीन साहब, जिनको आपने सुना वो कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान बनाने के मामले को कोशिश हो रही है, मौलाना सईद उल कादरी जो कि प्रेसिडेंट है कादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, बिलाल खान जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, मुफ्ती वजाहत कासमी जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर है, नाजरीन अंसारी जो नेशनल सदर है मुस्लिम महिला फाउंडेशन की। इलियास भाई, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। बढ़िया इंग्लिश है आपकी, आपका जो एक्सेंट है बड़ा शानदार है, खालिस हिंदुस्तानी है, लेकिन ये आपको हिंदू मुसलमान, मौलाना को आप मुसलमान बताकर मुसलमानों की आड़ में उसके गुनाह और इंसानियत और मानवता के खिलाफ उसने जो काम किया है उसको बचाने की कोशिश इलियास भाई क्यों कर रहे हैं आप? चौरसिया, मैं इंडियन आर्मी नायक का बेटा हूं। देश की सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा फिक्रमंद रहता हूं और हिसाब बराबर लेना चाहिए। मौलाना साद हो या पीएम केयर फंड हो, जहां से भी पैसा आया और कहां गया बिल्कुल मालूम होना चाहिए और एक रुपए का हिसाब लेना चाहिए। बदकिस्मती ये है मौलाना साद की लाइफ के अंदर अगर कोई चीज गलत थी, 6 साल से मोदी और अमित शाह और राजनाथ सिंह का रूल है बीजेपी आरएसएस का, लेकिन उनके नाक के नीचे दिल्ली में ये सब हो रहा तो पता ही नहीं चला। नहीं, समय समय पे कार्रवाई हुई है। 2018 में सलमान को गिरफ्तार किया गया इलियास भाई। 2018 में हाफिज सईद के ऑर्गेनाइजेशन के टच में एक तबलीगी जमात के सलमान को गिरफ्तार किया गया। विकीलीक्स ने खुलासा किया कि इनके संबंध अलकायदा से, उसकी भी बाकायदा जांच चल रही है। इसीलिए इतने गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं और इसीलिए एक आदमी जिसने इंसानियत और मानवता के खिलाफ काम किया और वो व्यक्ति जो देश को बचा रहा है, उन दोनों का आप कंपैरिजन कर रहे हैं। यह आपकी मानसिकता को दर्शा रहा है कि इलियास काज़मी भाई, इलियास शराफुद्दीन भाई किधर जाना चाहते हैं। 2019 में अमेरिका ने वीएचपी बजरंग दल को आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया। 2020 के अंदर यूएसआईआरएफ ने आरएसएस को ऊपर नजर रखी है कड़ी कि ये रिलीजियस फ्रीडम का गला घोट रही है और इसके लोग मासूमों को लिंचिंग में मारते हैं। साध्वी प्रज्ञा जैसी टेररिस्ट को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं और हिंदू वाहिनी जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आरएसएस मदद करती है। प्राइम मिनिस्टर अपनी छत्र छाया में रखते हैं। सनातन संस्था के ऑफिस से बमा पकड़े जाते हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटीज ने आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल पर भी शिकंजा रखा। बदकिस्मती से हमारी गवर्नमेंट उसको ऑस्ट्रिच के जैसा जमीन में मुंडी धंसा के खामोश बैठी हुई है, देख ही नहीं उधर। अरे साहब, इतने गलत हैं, इतने गलत है तो इलियास शराफुद्दीन को इनकी हरकतों को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाना चाहिए। आप तो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले हैं ना, आप तो संविधान के मानने वाले हैं। इतने गलत हैं अगर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आप सबूत लाइए, मैं आपके साथ मांग करूंगा कि इनको अंदर पहुंचाया जाए। चलिए इलियास शराफुद्दीन भाई, आज से इस मुहिम को शुरू करते हैं। जो गलत होगा उसको गलत कहेंगे। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, बोलिए बजरंग दल ने ये गलतियां की है। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, बोलिए प्रज्ञा ठाकुर की सदस्यता खत्म करिए। अगर वो हाँ कहेंगे मैं आपके साथ रहूंगा। बगैर कोई धार्मिक किताब के प्रूफ के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के प्रूफ के, बगैर कोई सबूत के सुप्रीम कोर्ट मस्जिद की जगह मंदिर वालों को दे रहा। दर्द कहाँ हुआ है समझ आ रहा है। 33 लोगों को बाबू बजरंगी जैसे हरामी मारे गुजरात में, उनको सुप्रीम कोर्ट। इलियास भाई, दर्द कहाँ है समझ आ रहा है मुझे। इलियास भाई का दर्द ये नहीं है, इलियास भाई का दर्द मौलाना साहब नहीं है। अर्नब गोस्वामी के लिए 1 दिन में टाइम दे रहा। तो सुप्रीम कोर्ट भी आजकल बहुत ज्यादा घेरे में आ गया, शक के दायरे में आ गया।
100 करोड़ हिंदुस्तानियों को। अरे भाई आपको जब किसी पे ही भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी है। अरे इलियास शराफुद्दीन भाई, जब आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, देश की चुनी हुई सरकार पर भरोसा नहीं, संविधान में लिखी हुई बातों का भरोसा नहीं, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे अब ये सब बदलने बैठे हुए यहाँ पर, जितने आतंकवादी पार्लियामेंट में घुस गए उनको लात मारने बैठे हुए, उनको वापस जेल पहुंचाने बैठे हुए। ठीक है, जहर फैल गया आरएसएस का। अरे जाइए, मैं तो जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट जाइए, मैं बोलूंगा इलियास शराफुद्दीन या आतंकवादियों को निकालना चाहते हैं, इसके लिए क्राउड फंडिंग करी जाए। मैं तो आपके मदद के लिए खड़ा हूंगा इलियास भाई। अगर कुछ गलत होगा तो सबसे पहले दीपक चौरसिया गलत को गलत कहेगा। ईमानदारी पे आ जाओ, एक दिन मरना है, ऐसे हरकत करके नरक में मत जाओ। गोदी मीडिया, बीएनडी, इतने टाइटल मिल जा रहे तुम्हारे को, पूरा देश और दुनिया हंस रहा तुम लोगों पे। चलिए ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा नफरत किसके मन है। मैं आपको इलियास भाई बोल रहा हूं, आप मुझे किन किन शब्दों से नवाज रहे हैं, पता लग रहा है कि दर्द कहां हो रहा है। नाज़रीन के पास जाऊंगा। नाज़रीन, इलियास भाई कह रहे हैं कि इस देश में सब कुछ खत्म हो चुका है, संविधान खत्म हो चुका है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, उनके हिसाब से टेररिस्ट जो हैं वो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो फिर ये क्यों है यहाँ पर, बताइए ना। बोल रहे इसको ठीक करेंगे, कैसे करेंगे ठीक? वाकई कुछ ठीक करने की जरूरत है नाज़रीन, बताइए आप प्लीज। देखिए, मैं सबसे पहले इनकी बातों का जवाब दूंगी कि ये लोग पढ़े लिखे लोग होकर के जो समाज को गुमराह करने का, देश की मुसलमानों को गुमराह करने का काम करते हैं, वो ऐसे ही लोग हैं जो देश की मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। और उनके तमाम जो 125 करोड़ के आबादी में जो तमाम मुसलमान हैं, 40 करोड़ मुसलमान हैं, उनके नाम पर ये खेल खेलते हैं। और जो छोटे छोटे मुसलमान हैं जो ठेला लगाते हैं, जो फल बेचते हैं, उन मुसलमानों को की रोजी रोटी खत्म करने का काम करते हैं, क्योंकि ये तबलीगी जमात के साथ खड़े हो जाते हैं और एक आम मुसलमान के साथ ये नहीं खड़े हो पाते हैं। और इनको ये दिखाई नहीं दे रहा है इतने दिनों से कि तबलीगी जमात के लोग किस तरह से, जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसे संकट से जूझ रही है, वहां पर ये तबलीगी जमात के लोग जाकर के इस इलियास भाई एक के ऊपर ना बोले, हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं। एक मिनट नाज़रीन प्लीज, एक के ऊपर ना बोले। नाज़रीन बोलिए आप, 30 सेकंड और। अस्पताल में जाकर के नर्सों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, डॉक्टर्स पे पत्थर बरसा रहे हैं, डॉक्टर्स को मार रहे हैं। अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है। और ये कह रहे हैं कि बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल तमाम संगठनों को कह रहे हैं कि वो आतंकवादी घोषित हो चुके हैं। तो ये बताएं ना कि वो जाकर के क्या इस तरह की हरकत कर रहे हैं? क्या वो खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं? क्या भगवान के नाम पर उनको गुमराह कर रहे हैं? ये बताएं ना पहले। ये तो ये खुद बता नहीं पा रहे कि तबलीगी जमात के लोगों की फंडिंग कहां से हो रही है, उसको छुपाने के लिए, उसको ढकने के लिए ये तमाम कोशिशें कर रहे हैं। ये वहाबी जमात के लोग हैं जो नहीं चाहते कि कभी भी मुसलमान तबका आगे बढ़े, ये कभी नहीं चाहते। ये सिर्फ चाहते हैं कि अपनी सियासत चलती रहे, किसी तरह मुसलमानों को गुमराह करते रहे और हिंदुस्तान पे ये कब्जा कर सके, हिंदुस्तान को ये बांटने का काम करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत ऐसे लोग काम करते हैं। ऐसे लोग ऐसे ही काम नहीं कर रहे हैं। और तबलीगी जमात के जो मौलाना साद हैं, उनकी पूरी फंडिंग की जांच होनी चाहिए और उनके ऊपर रासुका लगाई जानी चाहिए, उनके ऊपर राष्ट्रों को मुकदमा कायम करना चाहिए। ये क्यों नहीं खुल करके उनकी मुखालफत कर रहे हैं? ठीक है नाज़रीन, आपने अपनी बात कही। इलियास भाई मेरा एक सवाल है। इलियास भाई मेरा एक सवाल है। नाज़रीन एक मिनट, आपको नहीं इलियास भाई, कि वो किस तरह से डॉक्टर्स पे हमला कर रहे हैं, इलियास भाई, किस तरह से हमारे पुलिस वालों पे हमला कर रहे हैं, अरे इलियास भाई हमला कर रहे हैं, किस तरह से नर्सों के साथ हमला कर रहे हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है? नाज़रीन एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। अरे इलियास भाई, इलियास भाई सुनिए ना, वो तो जेल में है बलात्कार के आरोप में, पता है आपको? जेल में है वो, जेल में बलात्कार के आरोप में जेल में है। सुनिए ना, जूस दिखाइए कौन सा पी रहे हैं। संविधान पे भरोसा है तो संविधान। अरे इलियास भाई, रमजान का पाक वक्त है, आप थोड़े बीएनडी शब्द का इस्तेमाल मत करिए, गोदी मीडिया मत बोलिए। अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? ये तो बताइए जूस कौन सा पी रहे हैं, ये तो बताइए जूस कौन सा पी रहे हैं, दिखाइए ना मुझे, जूस तो दिखाइए कौन सा पी रहे हैं। शैतान को शैतान बोलो, जानवर को जानवर बोलो, बदमाश को बदमाश बोलो, चोर को चोर बोलो, और चौकीदार चोर है। जिनमें अनंत आश्रम में नंगे होकर बच्चों का रेप कर रहे हैं, आज भी आजाद है जो बच्ची का रेप करे। अच्छा सुनो ना इलियास भाई, वो जूस तो दिखाओ प्लीज। अरे इलियास भाई, वो जूस तो दिखाओ, कौन सा पी रहे हो आप? जूस तो दिखाओ, मैं भी देखूं इलियास भाई क्या पी रहे हैं। विटामिन सी था, कभी घर पे आइए मैं पिला दूं। ना मैं तो आऊंगा, आपके घर पे आऊंगा, विटामिन सी भी खाऊंगा, कबाब भी खाऊंगा। दिखाइए तो देखिए, ये इस देश में ही हो सकता है, ये इस देश में ही हो सकता है कि भर भर के चुनी हुई सरकार को ये गाली दे रहे हैं,
संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठा रहे हैं और ऐश के साथ नेशनल टेलीविजन पर जूस पी रहे हैं। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, मोदी के जैसा पब्लिक के फंड के ऊपर दुनिया में नहीं फिर रहे आपके गुरु मोदी के जैसा प्रधानमंत्री है सर देश के, आपके प्रधानमंत्री है चुने हुए। आपका माल समझ के मेहुल चौधरी को माफ नहीं कर रही, क्या? मोदी को माफ नहीं अरे कर रही। रमजान का महीना है, रमजान का महीना है। देखिए, आप मुझे गाली दे दीजिए, देश के प्रधानमंत्री और चुने हुए गृह मंत्री को गाली मत दीजिए, शोभा नहीं देता आपको। मुफ्ती साहब क्या बोलेंगे इनकी सोच पर? रमजान के पाक महीने में किन किन शब्दों का उद्गार कर रहे हैं? चुने हुए प्रधानमंत्री, चुने हुए गृह मंत्री को गाली दे रहे हैं और शैतान को बता रहे हैं मौलाना साद को कि बड़ा नेक इंसान है, मुसलमान है, इसलिए फंसा दिया। जी दीपक भाई, आपने सही कहा। ये कुछ मुस्लिम लीडरशिप इस तरह की उभर के आई है इन 10-15 सालों में, जिनके यहाँ इंसाफ के दो पैमाने हुए हैं कि अगर मौलाना अब्दुल कवी और उन जैसे कुछ मौलाना लोग जेल में जाएं तो इनके साथ जुल्म हुआ है, सुप्रीम कोर्ट उनको बरी कर दे तो इनके साथ इंसाफ हुआ है। अगर साध्वी प्रज्ञा जेल जाए तो आतंकवादी जेल गया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट साध्वी प्रज्ञा को बरी कर दे तो सुप्रीम कोर्ट ने नाइंसाफ़ी की है। यानी हर कुछ इनकी मर्जी का होना चाहिए। बजरंग दल की बी नहीं पता, आरएसएस की आर नहीं पता, लेकिन अपने घर बैठे बैठे सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक ये उनको गालियां बकते रहेंगे। और हमारा पढ़ा लिखा यूथ भी इससे कहीं ना कहीं मुतासिर हो रहा है। और मैं तो बधाई दूंगा आपको कि ये डेली मुंह भर भर के आपको गालियां देते हैं, टीवी चैनल्स को, नेशनल टीवी चैनल्स को, इंटरनेशनल टीवी चैनल्स को गालियां देते हैं, और तमाम टीवी चैनल वाले इनको फिर बुला लेते हैं। ये इससे ज़्यादा इस मुल्क में भाईचारा, इससे ज़्यादा फ्रीडम किसी भी आम आदमी को नहीं हो सकता कि वो अपनी बात कैसे रख सकता है। नहीं, साथ आपने में मौलाना साहब के गाली ताल्लुक से देते सवाल जूस किया भी पीते हैं, मौलाना मेड इन साहब- इंडिया, गाली देते हुए हाँ, जूस भी पीते हैं। इतनी फ्रीडम इसी देश में मिल सकती है। कि वो जूस है कौन सा। जी आरएसएस को एक बात ये है इसमें दीपक भाई याद है कि मौलाना साहब तो अमेरिका बैन कर दिया। अभी इन्होंने किसने स्वामी क्या जी बैन पर, किया? क्या बोल रहे हैं? देखिए स्वामी जी पर इन्होंने इल्जाम लगाया। अल्लाह से थोड़ा खौफ खाइए। देखो सुनो काउंटिंग हो रही होगी ऊपर। इलियास भाई, मैं आपकी बात के बीच में नहीं बोलता हूँ, आप भी मत बोलिए मेरी बात के बीच में। इलियास, मैं तुम्हारी बात के बीच में नहीं बोलता हूँ, प्लीज मेरी बात में भी आप मत बोलिएगा। चलिए, इनके मैं मन आपसे में, कह रहा हूँ इनके कि मन आप में जैसे लोग इस देश में नफरत फैलाते हैं कि एक इतने बड़े स्वामी के ऊपर आपने इल्जाम लगा दिया बैठ करके, अपने गिरबान में इलियास भाई, झांको मैंने आपका और कम वीडियो से कम देखा। देश के प्रधानमंत्री का नाम मुंह धो के लिया करो मेरे भाई। इलियास भाई, देश के प्रधानमंत्री अमित शाह और गृह मंत्री और इस देश के जो ये सम्मानित पद है, सम्मानित पद है इस देश के, उनका नाम मुंह धो के लिया करो। जब चाहा जो चाहा बक दिया। मुफ्ती साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी इलियास भाई को ऑडियो डाउन रखना प्लीज, बीच में ना बोले। देखिए, इस देश में कहावत है कि लोग पानी पी पी के कोसते हैं। देखिए, देश कितना आगे बढ़ गया है कि इलियास शराफुद्दीन साहब जूस पी पी के कोस रहे हैं और बोल रहे हैं विटामिन सी है। देखिए, जूस पी पी के कोस रहे हैं। आज से कहावत बदल जाएगी। आज से कहावत होगी इलियास सरफराज वो आदमी है जो जूस पी पी के कोसता है। आइए सुनवाता हूं इलियास भाई, आपने कितना ब्रदरहुड है उसका एक और एग्जांपल दिखाता हूं। दिखाइए इलियास भाई क्या बोलते हैं लॉकडाउन तोड़ने के बारे में, प्लीज दिखाइए। Bull ox died. Cow is Mataji, bull ox is Pitaji. He died. And thousands gathered in the funeral of the bull, in the funeral of the ox, by breaking the lockdown. Such idiotic things are happening. Why? Because they don't have Islam. Hence I say, come towards only Creator God Allah. Worship Him alone. Obey His final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Have Islam, have peace, prosperity and security. मतलब भारत में इस्लाम आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर भारत में तो इस्लाम है भाई। कहां से ये आइडिया आया इलियास शराफुद्दीन साहब? ये कहां पर आपने बैल का फ्यूनरल देख लिया? वैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर बैल को भी पूछते हैं, हिंदू भी पूछते हैं, मुसलमान भी पूछते हैं। हंस रहे हैं आप? बैल का जनाजा निकला और 5000 से ज्यादा संगी उस जनाजे में मौजूद थे, बैल की अर्थी में मौजूद थे।
कोई मीडिया और पुलिस वालों को नहीं दिखा। ये कहाँ हुआ? हिंदुस्तान में अरे अगर ये इस्लाम बताइए, रहता, ये ब्रेकिंग न्यूज तो आपने निर्भया कहाँ का देखी? रेप नहीं होता, इलियास आसिम शराफुद्दीन, का रेप ये नहीं ब्रेकिंग होता, न्यूज आपने कहाँ करप्शन नहीं देखी? रहता, भुखमरी नहीं रहती। अरे इलियास गरीब शराफुद्दीन, भूखा ये नहीं ब्रेकिंग मरता, न्यूज आपने शराब कहाँ की देखी? दुकानों पे लंबी लंबी लाइनें नहीं रहती। इलियास शराफुद्दीन, ये ब्रेकिंग न्यूज आपने कहाँ देखी कि बैल के जनाजे में 5,000 संगी थे? लिंचिंग में मासूम नहीं मरते। ठीक है, रमेश भाई के पास चलता हूं। रमेश भाई, इनके पास कोई जवाब नहीं है। बता दीजिए कि इस देश में गाय को माता और बैल को पिता अगर कहा जाता है तो उसके पीछे क्या थॉट है? ये देश क्या है कि जहां पर पत्थर, पहाड़, कंकर, उसको भी पूजा जाता है? क्या ये वाकई में ब्रदरहुड है जिसकी कल्पना बाबा साहब अंबेडकर ने की थी? कहा जाए, मतलब जो इलियास शराफुद्दीन जो कह रहे हैं बहुत ही मतलब ऐसे कहा जाए कि निंदाजनक है। और देश में जो गोमाता को पूजा जाता है, आज हम देख रहे हैं कि हर घर में जिस प्रकार से गोमाता की पूजा होती है, या देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के जो गोमाता के बारे में विषय है, तो उसको छोड़ करके ये कहीं अलग दिशा में जा रहे हैं। जो बात उन्होंने कही उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि वो कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर बजरंग दल या हिंदू जन जागृति या सनातन संस्थाएं या आरएसएस, इनको टेररिस्ट कहा गया है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये अमेरिका की बात के ऊपर विश्वास करते हैं? क्योंकि इन्हीं का कहना है कि अमेरिका से बड़ा तो टेररिस्ट कोई है ही नहीं। जो जाकिर नाइक भारत में था, वो आज किसमें है? और ये बात मैं क्या बोला? अमेरिका को एक यूनाइटेड नेशंस और यहाँ पर अमेरिका के रिपोर्ट के बारे में, अरे इलियास भाई खामोश हो जाइए, वरना मैं जाकिर नाइक के साथ आपकी बड़े दोस्ताना वाली मैंने तस्वीर आपके दिखाऊंगा। कुछ नहीं कहा। आप मुझे बोलने दीजिए। आप बोलिए बोलिए, 30 सेकंड आपके रमेश भाई। जी, तो अमेरिका के अंदर जो रिपोर्ट बनती है उसके बारे में इनको क्या के बारे में विश्वास है? यदि अमेरिका की रिपोर्ट को आपको लेना है तो अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर कितनी पाबंदियां लगाई है? आज जितने सारे आतंकवाद के हमले हुए, आप फ्रांस में देखिए आतंकवाद के हमले हुए, जर्मनी में हमले हुए, अमेरिका में हमले हुए। क्या अमेरिका के अंदर बजरंग दल की, क्या पाकिस्तान में आतंकवाद की जो कार्रवाई होती है वहां पर बजरंग दल है? ऐसे कई सारी जगह पर पूरे देश में, पूरे विश्व में जो आतंक फैला हुआ है उसके बारे में बात करते हुए, ठीक है, मैं आऊंगा आपको एक स्टेटमेंट सुनवाऊंगा। रमेश भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने कल इस बहस में स्टेटमेंट को दिखाया था और ये सवाल उठाया था, अल-कायदा, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, इन तमाम आतंकवादी, अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन, अबू बकर अल बगदादी, उसका नाम मैं कैसे भूल सकता हूं, ये तमाम संगठन के मुखिया मुस्लिम क्यों हैं? क्यों जिहाद की बात होती है? क्यों ये कॉन्सेप्ट वहाबी कल्चर भारत में घर बनाते जा रहा है? इसके लिए एक बहुत उम्रदराज मुसलमान मौलवी की बाइट दिखाऊंगा। वो बता रहे हैं कि क्या हो रहा है असलियत में हिंदुस्तान के अंदर। ब्रेक के बाद